तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, अब छठा और सातवां चरण बचा हुआ है। और जब ये दो चरण बचे हैं तो सबके जहन में एक ही सवाल आ रहा है, और वो सवाल ये है कि पूर्वांचल में जो अग्नि परीक्षा है और सहयोगियों का इम्तिहान है, ये पूरा कैसे होगा। इतना ही नहीं, सभी की नजरें चूंकि पूर्वांचल पर इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि जो देश का चुनाव है वो भी एंडिंग मोड पर पहुंच रहा है, यानी कि 6th और 7th फेज। और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और कोई जानता है। और उसमें जब वाराणसी का एक तड़का और लग जाए तो समझिए फिर तो क्या स्वाद ही चुनाव में आएगा। और यही कारण रहा कि नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को चुना पूरे पूर्वांचल को साधने के लिए, पूर्वांचल के साथ साथ बिहार को भी साधने के लिए। लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बीच में जो सहयोगी हैं, फिर वो चाहे अनुप्रिया पटेल हो, फिर वो चाहे संजय निषाद हो, फिर वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, आजकल कुछ बदले बदले से मिजाज नजर आ रहे हैं। 2014 और 2019 में जो साथ पाया था और कंधे से कंधे मिलाकर चले थे, एक की जुबान निकली तो दूसरे की खिलाफ कैसे निकल जाए, ये तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन 2024 के चुनाव में कुछ ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है ये आपको बताएंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखते हैं। पांचवें चरण के बाद देश छठे चरण की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ऐसे में लोगों की नजर छठे और सातवें चरण की तरफ है। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि पीएम मोदी के लिए वाराणसी सिर्फ उनका संसदीय क्षेत्र नहीं, बल्कि काशी से पूरे पूर्वांचल को साधने की चाबी है। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन, रोड शो, सभाएं, मंदिरों में पूजन पाठ, लोगों से किए जाने वाले संवाद का संदेश बीजेपी नेता यूपी और बिहार की उन सीटों पर भी बुनाने की कोशिश में लगे रहे जहां पर मतदान सातवें चरण में होना है। सातवें चरण के चुनाव में पूर्वांचल की वाराणसी और आसपास की सीटें बीजेपी के लिए काफी अहम है, और इस बार भी यूपी में सातवें चरण में वाराणसी सहित पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। इनमें से बलिया और चंदौली संसदीय क्षेत्र की सीमाएं बिहार की इन लोकसभा क्षेत्रों से सीधे जुड़ती हैं। सातवें चरण में यूपी की वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, घोसी, मिर्जापुर, कासगांव, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, रॉबर्ट्सगंज, सलेमपुर, गोरखपुर की सीटें शामिल हैं। इसी बीच राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच की जुबानी जंग ने बीजेपी और राजा भैया की बनी बनाई बात को तोड़ दिया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा चरण के बाद सियासत सातवें आसमान पर है। राजा भैया की बीजेपी से बनती बनती बात अनुप्रिया पटेल के एक बयान से चकनाचूर हो गई। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान
हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ, महाराज जी अनुप्रिया जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजा जो है वो ईवीएम से पैदा होता है, इस पे क्या रिएक्शन रहेगा आपका? वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे, अनावश्यक है। अब देखना होगा कि छठे और 7वें चरण के लिए जीत की जोर आजमाइश कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सवाल ये कि पूर्वांचल के जरिए उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जरिए देश को फतेह करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे 3 जो तस्वीरें हैं, ये सहयोगियों की तस्वीरें हैं। इनकी लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वो 1 सीट पर लड़ रहा है तो कोई 2 पर लड़ रहा है, लेकिन उन तमाम कोशिशों पर इनके कुछ बयान जो है वो बट्टा जरूर लगा रहे हैं। वो कोशिश है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसका सीधा सीधा फायदा किसको मिल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ खास चर्चा में खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आपकी स्क्रीन पर सभी लोग मौजूद हैं। हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह जी हैं, बीजेपी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रतन तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रतन जी। कांग्रेस की युवा आवाज है, हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है और रतन तिवारी जी का साथ देने के लिए मौजूद है। और हमारे साथ चूंकि राघवेंद्र द्विवेदी भी हैं, प्रवक्ता हैं सुभाषपा के, लेकिन अभी मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता हूं कि चंद्रभूषण सिंह जी का साथ वो कितना देंगे चर्चा के अंदर। और वो क्यों कह रहा हूं ये बात सबको पता है, क्योंकि राजभर जी तो राजभर जी ठहरे। खैर, शुरुआत चंद्रभूषण भाई आपसे करेंगे। अभी तक तो चूंकि हम कई बार चर्चा कर लेते थे राजभर जी पर और कह देते थे, तो बयान भी रहे, कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कोई उसका खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि राजा भैया से आपकी बनती बनाई बात जो लगभग बनी थी और अभी से नहीं बनी थी, ये पिछले जो राज्यसभा चुनाव हुए, उसके जो पिछले राज्यसभा चुनाव हुए, तब से जो बनी बनाई बात थी और जो अखिलेश यादव ने बिगाड़ी थी राजा भैया से कुंडा में कुंडी लगाकर कहकर, वो अब तो आपके सहयोगियों ने भी काम कर दिया कुछ ऐसे ही। नहीं है जो आप सोच रहे हैं। देखिए, राजा भैया का स्टेटमेंट आप स्वयं दिखा रहे थे और वो कह रहे हैं कि हम न राजा रहे न रजवाड़े रहे। तो इस तरह का, देखिए, एक जनमानस को आदमी को समझाने का अपना तरीका होता है। अनुप्रिया पटेल जी ने जो कहा कि भाई अब इस तरह की जो व्यवस्था है उसमें इस तरह के लोग, इस तरह का चयन होता है, अब कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता। तो उनके बयान को इस संदर्भ में कौन समझता है, ये एक विषय है। और उस बयान, देखिए, अब लोकतांत्रिक तरीके से देश चल रहा है और लोकतंत्र में मत की क्या, जो मत की ताकत है उसको बताने की बात कही गई। इसमें न किसी का अपमान किया गया है, न किसी को ऊंचा किया गया है। राजा भैया कुंडा की जागीर, किसकी जागीर बता रहे थे वो? कि अब न कुंडा की किसी की जागीर है, ना अमेठी किसी की जागीर है, ना रायबरेली किसी की जागीर है। हाँ। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मत ही सबसे ताकतवर होता है। हाँ। और वही चुनाव करता है। अच्छा, तो ईवीएम से मत कौन की पैदा ताकत होता है, राजा या जनप्रतिनिधि? अब फिर ईवीएम से आपको भी पता कौन ईवीएम से जो जीतता है, जनता जिसको सबसे ज्यादा वोट देती है, राजा या जनप्रतिनिधि? ये अनुप्रिया पटेल और चूंकि राजा भैया के बयान में क्लैश है तो वो आपसे क्लियर कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, जनप्रतिनिधि, ये सर्वविदित है कि एक जनप्रतिनिधि ही इस तरह की व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है, जनता द्वारा चुना हुआ होता है और जनता का प्रतिनिधि होता है। हाँ। तो इस व्यवस्था और जो स्वतंत्रता से पहले या उससे पहले जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी, आज
70 साल हो चुके हैं। चर्चा में आगे जाऊंगा और चूंकि आगे रतन जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले चंद्रभूषण सिंह जी, चूंकि आपसे एक बात मैं पूछ लेना चाहता हूं। कहा यह जाता था, रतन भाई बुरा मत मानिएगा, कहा यह जाता था कि दरअसल कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो चुनाव के समय एक्टिव हो जाते हैं और कुछ ऐसे बयान दे देते हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती हैं। अभी का हाल ही का उदाहरण सैम पित्रोदा। अभी आपको नहीं लग रहा चंद्रभूषण भाई कि कुछ जो सहयोगी किसी मजबूरी बश या उनका उनके क्षेत्रों में जनाधार है, जिनसे आपने गठबंधन कर लिया 1 सीट का 2 सीट का, इनके कई सारे बयान जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल रहे हैं? अजितेश और नंबर 1 पर आते हैं राजभर साहब। अजितेश जी, आप जिस सैम पित्रोदा या मणिशंकर अय्यर या दूसरे जो कांग्रेस के नेता या नेतागण हैं, उनकी तुलना आप यहाँ पर इन लोगों से नहीं करते। देखिए, हमने इससे पहले भी कई बार डिबेट की है और इस विषय को अच्छी तरह समझा है कि इन लोगों को, अपनी जनता को, अपने लोगों को समझाने का एक तरीका है, अपनी भाषा का एक तरीका है, अपनी बोलचाल का एक तरीका है। ठीक है, उन बयानों से और इन बयानों में बहुत ही अंतर है और इस चीज को ये लोग खुद समझते हैं कि हम, देखिए, स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोग स्वयं चुनाव लड़ रहे होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरह निभानी चाहिए। मिलाकर चुनाव शब्दों का होता है और शब्द जो आदमी बोलता है, उन शब्दों को वो सही तरह से अगर नहीं बोल पाता है तो उसका मतलब गलत हो जाता है, लेकिन उसकी इच्छा जो है वो ऐसी नहीं होती है कि वो गलत बात बोले। चंद्रभूषण भाई, है ना? ऐसा ही होता है ना? ठीक बात है। अब चूंकि चर्चा आगे बढ़ रही है और रतन भाई मुस्कुरा गए, वो समझ गए होंगे इस बात को। मैं चूंकि आपसे फिर आना चाहता हूं, लेकिन अभी आऊंगा नहीं क्योंकि बाकी मेहमान भी हैं। रतन भाई, आप मुस्कुरा गए तो जरा बताई दीजिए, ये जो अभी हाल में विवाद उठा था, साउथ वाला, चीनी वाला, और सर वो जो भी कह रहे थे वो, सर बयान, शब्दों का चुनाव जो था उस पर आदमी कह सकता है, मंशा पर सर कोई सवाल नहीं उठा सकता था उस बयान के। देखिए अजितेश जी, बयान तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन अभी पिछले चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चरण का मतदान होना है और ये लगभग 3 चरण बचे हुए हैं, 2 से 3 चरण। लेकिन आप देख लीजिए कि ये बयान कहां से कहां जा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं और वो ये कह रही हैं कि ईवीएम से राजा पैदा होता है, और वहीं राजा भैया ये कह रहे हैं कि ऐसे बयान देने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ इनके प्रधानमंत्री मटन, मछली, चिकन, मंगलसूत्र और भैंस की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पुरी में मैं देख रहा था, पुरी में संबित पात्रा ने कह दिया कि मोदी जी के परम भक्त है। उस पर माफी मांग ली उन्होंने। नहीं, माफी तो मांग ली, उन्होंने कह दिया मेरी जुबान फिसल गई। नहीं, जुबान तो फिसल गई, तो मेरा कहने का मतलब है जुबान क्यों फिसल रही है। ये इंडिया अलायंस से घबराए हुए हैं, इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं, और ये हताशा है कि जुबान फिसल रही है, क्योंकि ये लगभग जो चरण के चुनाव हो चुके हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लड़ाई से पिछड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश और बिहार और महाराष्ट्र में ऐसी आंधी बह रही है जितेश भाई कि परिणाम आएंगे तो वो सबके सामने रिजल्ट आ जाएगा। रतन भाई, जाहिर सी बात है 4 जून को जो है वो चीजें साफ हो जाएंगी। हाँ, कितना किसकी लहर है और किसकी लहर नहीं है। मेरा मसला कुल मिलाकर ये था कि दरअसल जो बात हो रही है वो मुद्दों पर बात हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ऐसी उड़ रही है कि जितेश भाई, राजा भैया के ऊपर बयान देने से पूर्वांचल में अभी बहुत सारी सीटों पे मतदान होना बाकी है। राजा भैया के ऊपर कटाज करने से भारतीय जनता पार्टी का नफा नहीं होगा, नुकसान बहुत जबरदस्त होने वाला है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये बयान से लगभग 15 से 20% वोट डिवाइड हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मदद इनकी इन्हीं के लोगों ने कर दी। आप देखते जाइए, इन्होंने जो बोला है वो जिसके लिए प्रचार करने गए थे उनकी मुसीबत बन गए हैं ये बयान देखिए। एक रविंद्र प्रताप सिंह ज्यादा बेहतर तरह से बता सकते हैं। एक बार अखिलेश यादव ने कहा था कुंडा में कुंडी लगाने का वक्त आ गया है, उसका रिजल्ट जो था वो आने वाले समय में सामने आया और फिर कभी चीजें एक बेहतर हो ही नहीं पाई।
रविंद्र प्रताप जी, अगर मैं गलत कह रहा हूं। और अब वो काम जो है, हालांकि खबर ये भी थी कि राजा भैया ने कह दिया अपने कार्यकर्ताओं को जाओ और समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करो, ये खबर आई थी। तो कुल मिलाकर ये कि राजा भैया वो अपने क्षेत्र में तो कम से कम उतना रसूख रखता है वो आदमी कि इस तरह की जब चीजें होती हैं तो बीजेपी के लोग ही उनकी मदद कर देते हैं कि दरअसल देखिए आपका बना बनाया काम है, लीजिए हम इस पे थोड़ा सा लाल मिर्च डाल ही दे रहे हैं। कर रहे हैं। पहले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा, तो उसको मैं एक उदाहरण देके बता देता हूँ। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मंच पे हम पूजा करने के लिए नहीं चढ़ते हैं, विपक्षी पे आक्रमण करने के लिए चलते हैं। तो जो बात आपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहा, वो इलेक्शन के लिए कहा गया एक शब्द था। अभी जो बात कही है अनुप्रिया पटेल ने, राजा और जागीर जैसी जो बात कही है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रथा है। यही मोदी जी भी कहते फिरते हैं, शहजादे शहजादे शहजादे। जब से भारत आजाद हो गया और प्रीवी पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया, तो राजा कहाँ रह गए, शहजादे कहाँ रह गए? क्या यह ज्ञान नरेंद्र मोदी जी को नहीं है? जी, ऐसा नहीं कि उनको ये ज्ञान नहीं है। हाँ। प्रीवी पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने खत्म किया तो न राजा रहे न रजवाड़े रहे। हाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर जबरिया किसी को शहजादे शहजादे कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके जो अंधभक्त हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल ही क्यों ना कहेंगी, कौन रोक लेगा उनको कहने से? कही रही हैं। और ये असंवैधानिक नहीं, वो तो जाहिर सी बात है। ये तो चुनावी जब बयान होते हैं तो अपने अपने हिसाब से इनको गेन करने की कोशिश होती है। राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक मिनट भारतीय समाज पार्टी से। एक सेकंड बस। अब जब वो राजा भैया बोलिए, आप बोलिए, उसके बाद जाते हैं। अब जो वो राजा भैया जी के बारे में बात कर रही हैं, तो रघुराज जी को भारतीय जनता पार्टी लगातार बेइज्जत कर रही है। हर साल बेटी महाराज को नजरबंद कर देती है, फिर गुजरात से लेके अब सर नजरबंद क्यों कर देती है, आपको पता नहीं है क्या सर? भाई बार एक बात सर, भाई क्यों नजरबंद होते हैं? अभी से हो रहे हैं, सिर्फ बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं, सपा सरकार में नहीं होते थे। अगर बीजेपी की सरकार अगर नजरबंद उनको कर देती है, नहीं, सपा सरकार में होते थे कि नहीं होते थे? मेरी बात सुनिए ना। जब बीजेपी अगर हम करते थे गलत था, तो क्या बीजेपी की सरकार राजा भैया के साथ करके खड़ी करी? हम तो जो खड़े हुए रघुराज जी के साथ में, बीजेपी की आने वाली 7 पुश्तें नहीं खड़ी हो पाएंगी। मैं पूछ रहा हूँ राजा भैया के पिताजी को जो नजरबंद कर दिया जाता है किसी खास दिन, वो आपकी सरकार में नहीं होता था? नहीं, हमारी सरकार में शुरुआती दौर में बिल्कुल नहीं किया गया था, क्योंकि हमारा तो उस समय राजा भैया जी मंत्री हुआ करते थे। उसको छोड़िए, फिर करने लग गए क्योंकि मंत्री थे। तो बीजेपी कर रही है ना। अब उसके अगले क्रम में सुन लीजिए, एक ही चीज पे उलझने से कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, क्षत्रिय समाज की इज्जत इन्होंने गुजरात में राजकोट से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक उछाला है। तो राजा भैया क्षत्रिय समाज के एक प्रतीक भी माने जाते हैं। तो अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, वो सत्य कहा है कि अगर राजा वो एक मधुमक्खी के छत्ते में उंगली देने का बीजेपी ने प्रयास किया है, तो उसका परिणाम दिखाई पड़ने लग गया और दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो दिखाई पड़ गया। ठीक है, कितना दिखता है एक बार देख लेते हैं। राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष से बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी चूंकि 2 लोग को तो हम देख चुके हैं, अभी अनुप्रिया पटेल भी, संजय निषाद भी और राजभर जी सबसे टॉप पर चल रहे हैं आज की तारीख में सहयोगियों में, जो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो बीजेपी को थोड़ा मुश्किल हो जाती है जवाब देने में, ये कहने में कि दरअसल वो कह रहे हैं कि भाई राजभर साहब तो बयानवीर है, कह देते हैं उनकी बातों को लाइटली लिया जाए। सर ऐसा क्यों हो गया? मतलब अभी पक्का इरादा हो गया है क्या अब कि बस ये लोकसभा चुनाव तक का साथ है? देखिए क्या है कि कोई भी पार्टी बनती है तो पार्टी में जब तक विधायक सांसद नहीं बनेंगे, सरकार के साथ पार्टी नहीं रहेगी, सरकार में शामिल नहीं होगी या खुद पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, तब तक हम जनता का सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या अन्य विपक्ष किसी भी दल के लोगों को लगता है कि हमको ये नहीं करना चाहिए, तो पहले तो अपनी पार्टी बंद करें, अपनी पार्टी को ट्रस्ट में बदल दें और समाज सेवा के लिए वो अपना चालू करें। दूसरी बात, जो आज का टॉपिक है, पूर्वांचल में चुनाव आ गया है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 4 चरण का चुनाव हुआ। मैं उनको बता दूं कि 5 चरण का चुनाव हो चुका, 6वें और 7वें चरण का चुनाव बाकी है भारत में लोकसभा। अभी तक जितने सीटों पर चुनाव हुआ उसमें बीजेपी एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में अपने सक्षम हो। अब राजभर जी का योगदान कितना है? जब वो पूछ रहे थे वोटर से कि वोट देंगे तो वो कह रहे थे नहीं,
कौन कर रहा ये था? वीडियो वायरल हुआ था, देखा था आपने सर? अब कोई एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता खड़ा होकर कह दे कि नहीं हम वोट नहीं देंगे, तो राजभर जी ने कहा ठीक है भाई तुमने मत देना। उसे जनता बोलिए ना सर, अरे वो जनता नहीं वोट है, दे रही है तो राजभर जी का आदमी, नहीं, और आप अगर उसका वोट देने के लिए background मना देखिए। कर रही तो सपोर्ट का सर, ये थोड़ा ना चलता है। बैकग्राउंड देखिए, वो वीडियो में बाद में ये भी कहता है मैं खुद लड़ूंगा। तो अगर खुद वो प्रत्याशी है तो हमको कैसे वोट दे देगा? आप ये भी तो सोचिए, पूरा वीडियो सुनिए, उसमें उसने ये कहा कि मैं खुद लड़ूंगा। हाँ, तो जब आ खुद रहा लड़ेगा बता तो अपना वोट फंड डाले अपने पास। और जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी को ये देखिए, ये गठबंधन नया नहीं है। यूपी के दो लड़के 2017 में आए थे, कांग्रेस पार्टी एक नारा थोड़े लेके समय आई बाद थी। आप भी उनके साथ आ गए थे। नहीं, मैं आ रहा हूँ। एक नारा लेके आए थे 27 साल यूपी बेहाल, बेचारे खुदे बेहाल हो गए। अभी थोड़ी देर पहले आप जा भी रहे थे, दोनों भतीजे कांग्रेस आपके। कांग्रेस पार्टी आप चाचा बनकर आ गए थे दो लड़कों के। हाँ तो चाचा तो हम ही है, ये तो दोनों लड़के हैं, हमारे अध्यक्ष जी तो चाचा हैं, इनको तो हाँ। बहुत कुछ सुना है। हाँ। और जो 47 से 111 समाजवादी पार्टी वो चाचा कहीं देना है, उनकी जुबान की वो पहलू हमारे नहीं हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही जो देना है। खुद भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के कोसते हो, जो भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में समाप्त करने की कसम खाए हो, वो ओम प्रकाश राजभर आज भारतीय जनता पार्टी की चाट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य आपकी प्रदेश में नैतिकता कहते हैं कहाँ चली गई है? आपकी कांग्रेस चोर नैतिकता पार्टी कहाँ चली कांग्रेस गई चोर है? मत दो। और कांग्रेस आपकी की ये जो नैतिकता भगवा कहाँ चली भगवा गई पंथ है बैठे हैं, कि एक भगवा मंत्री पंथ पद में लेने से के लिए लोगों का प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में नतमस्तक होना पड़ रहा है। अरे आपकी समाजवादी नैतिकता कहाँ पार्टी और चली गई है? कांग्रेस का जो चुनाव मध्य प्रदेश जो में बहुत ही हुआ। सुहेलदेव समाज आप- पार्टी के आप राष्ट्रीय भूल रहे हैं अध्यक्ष इसको। ओम जनता ने वहां प्रकाश से निकाल दिया राजभर आपको। जिस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की कसम खाए हुए थे, आज उनकी नैतिकता कहाँ गायब हो गई? अच्छा नहीं, रतन आप भाई, जरा समाजवादी- नैतिकता पर सवाल करूं। अभी अखिलेश यादव क्या कह रहे थे मध्य प्रदेश में? कांग्रेस चोर पार्टी है, अब चालू नहीं, पार्टी नहीं, है, नहीं, इसको मत चोर देना। पार्टी नहीं और है। इनके अभी इनके नैतिकता इनके- कहाँ गई? इनके ही मुख्यमंत्री कहते थे कौन अखिलेश समाजवादी वकील? पार्टी से हमारा अखिलेश पुराना वकील संबंध का रहा नाम है। भी नहीं जानते थे हम वो कौन साथ अखिलेश साथ वकील मिलके है। बात चुनाव लड़े पता नहीं हैं। कहाँ वो। केंद्र में हमें मुझे समर्थन तो रहा उससे है। कहना भी नहीं आता है किस तरह से वो चिरकुट और पता नहीं कहाँ तक बात पहुंच गई। अन्यथा आपके पास भाजपा लगाने तक तक कोई कार्यकर्ता नहीं है। इनकी नैतिकता नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर फिर सपा में आ जाए या कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर दे, से बात कर रही है ये जा रहे हैं क्या आप राघवेंद्र द्विवेदी जी? चलिए आपके पास आ रहा हूं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है आवाज में। चंद्रभूषण भाई, ये नैतिकता की जब बात हो रही है, नैतिकता कहाँ है? देखिए यही ओम प्रकाश राजभर थे, पहले साथ आए। और मुझे तो सच बता रहा हूं, मेरा राजनीतिक जो आकलन है पता क्या कहता है सर? देखिए आप याद करिएगा, 2014 का लोकसभा चुनाव आया, चंद्रबाबू नायडू आपके पास आ गए, आपके साथ चुनाव लड़े, लोकसभा सीटें निकाली, उसके बाद टाटा बाय बाय। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में आए, सीटें निकाली, टाटा बाय बाय। फिर लोकसभा चुनाव आया, फिर साथ आए, टाटा बाय बाय। अब पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन सर ये इस्तेमाल कर लेते हैं आपका। अजितेश जी, 4 जून के बाद देश की जो स्थिति होने वाली है उसमें ये छोटी पार्टियां जो अवसरवादी पार्टियां हैं उनको पता चल जाएगा कि देश की राजनीति किस ओर जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प को लेकर, देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे को गाली दी, आम आदमी पार्टी, ये देखिए जितनी भी पार्टियां हैं, ये कांग्रेस ही है जिसने सबके आम आदमी पार्टी के ऊपर मुकदमे, सपा पे मुकदमे, मायावती अजीत पवार को आपने गाली दी, राजा रजत पे प्रफुल्ल पटेल को आपने गाली दी, मेरी बात, सब पे मुकदमे डाले होंगे। उसके बाद आज ये सब एक हो रहे हैं। केजरीवाल जिन्होंने पानी पी पी कर कांग्रेस को, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को गालियां दी, जेल में डालने तक कहा, आज वो उनके साथ कितने लोग तो यहाँ तक कहने लग गए कि दरअसल अगर अरविंद केजरीवाल कहें कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो सर कल ही पता नहीं, मतलब सब केसेस खत्म कह रहे हैं लोग ऐसा, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग क्यों कहेंगे ऐसा लोग कह रहे हैं। सपा कांग्रेस वाले नहीं, लोगों ने देखा है ना, प्रफुल्ल पटेल को देख लिया, अजीत पवार को देख लिया, हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लिया, ऐसे कई सारे लोगों को देख लिया। शराब घोटाले का वो है, मुजरिम है, ठीक है, हाँ। जो बेल पर आरोपी छूटा सर, हुआ है, हाँ, आरोपी है। राहुल गांधी बेल पर छूटे हुए हैं, सोनिया गांधी बेल पर छूटे, इन लोगों के पास कोई अमित शाह नैतिकता तरीका नहीं सर, उससे है पहले- चलाने की। उससे पहले अगर आप ये प्रोसेस अगर जग जाहिर कर देते ना ये वाला,
अंदर वाले आ जाओ तो फिर जमानत की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो शायद सर चीजें बेटर हो जाती। खैर समय की कमी है रतन भाई, किसी को कोई वो नहीं है। ये भाई ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। गुजरात से आता है शरीफार, तो शरीफार रतन भाई समय की कमी है, ठीक है ठीक है, समय की मेरे पास बहुत ज्यादा कमी है। रविंद्र प्रताप सिंह जी एक लास्ट 10 सेकंड में एक रिएक्शन दे दीजिएगा, 10 सेकंड में प्लीज सर, सिर्फ 10 सेकंड। चलिए फोन कट गया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्रभूषण जी शुक्रिया, रतन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही साथ राघवेंद्र द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे साथ खास चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया। सवाल हम उठाते रहेंगे, सवाल हम पूछते रहेंगे, वो तीखे हों या मीठे लगें, लेकिन सवाल करना हमारा हक है, जो पूछते रहेंगे। न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।